तो अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब टेक्स्ट बुक में एनपीआर और एनसीआर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा चुका है, तो अब हम उसे भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने जिससे हम पहले क्वेश्चंस बना रहे थे उससे भी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी नो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और अब हमें बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो अगेन हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही बढ़ते हैं। हमें यह बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो अब अगर हम फर्स्ट डिजिट देखें तो फर्स्ट डिजिट को फिल करने का हमारे पास 9 डिजिट में से हम चुन सकते हैं। हमारे पास 0 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, 1 to 9 में से चुनना है। तो फर्स्ट डिजिट को फिल करने का 9 वेज है, क्योंकि हम 9 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट से फर्स्ट बॉक्स को, या हम कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस को, या फिर 100th प्लेस को फिल कर सकते हैं। और अब हमारे पास सेकंड डिजिट को फिल करने के लिए 8 ही डिजिट अवेलेबल है, क्योंकि कोई एक डिजिट इनमें से 1 to 9 में से हम यहाँ फिल कर चुके हैं और अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इसे हम 8 वेज में फिल कर सकते हैं। और अब इसी तरह थर्ड डिजिट को हम 7 वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि अब हम 2 डिजिट यहाँ और यहाँ फिल कर चुके हैं और हम रिपीट नहीं कर सकते, तो वो 2 डिजिट को हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास 7 वेज है, यानी उस 7 डिजिट में से बचे हुए कोई एक डिजिट को हमें यहाँ फिल करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है वो हो जाएगा बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 9 into 8 into 7, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 504 के बराबर। देख सकते हैं 72 into 7 504 के बराबर है। और अब अगर हम एनपीआर के फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 9 डिजिट है और हमें उस 9 डिजिट का परमुटेशन बताना है टेकन 3 एट ए टाइम। हम अगर 9 डिजिट्स में से ये सेकेंड वे हो गया इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का यूजिंग एनपीआर और एनसीआर और एलाइड फॉर्मूला। 9 डिजिट्स है हमारे पास और उसमें से हमें 3 डिजिट्स का परमुटेशन बताना है। परमुटेशन बताना है टेकन 3 डिजिट्स एट ए टाइम। तो बाय एनपीआर फॉर्मूला ये हो जाएगा 9p3 के बराबर, क्योंकि हमें परमुटेशन बताना है। यहाँ पे अगर जस्ट तीनों आइडेंटिकल रहता तीनों डिजिट, या फिर हमें उसमें अलग अलग वेज नहीं बताना था, जैसे यहाँ पर अगर हम 3 डिजिट लेते हैं 1 to 3 और 3 to 1, तो ये दोनों अलग अलग परमुटेशन होगा। तो हमें यहाँ पर एनपीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये दोनों हमें ऐसा काउंट करना होता कि सेम डिजिट का अलग अलग परमुटेशन अलग काउंट नहीं होता, सेम काउंट होता, तो हम यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हम जस्ट कॉम्बिनेशन उठा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर परमुटेशन भी मैटर कर रहा है कि अगर सेम डिजिट अलग अलग वे में अरेंज है तो वो अलग अलग काउंट हो रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये दोनों 3 डिजिट का अलग अलग नंबर होगा। ये 123 होगा, ये 321 होगा। तो हम यहाँ पर NP3, तो 9 डिजिट है हमारे पास और हमें टेकन 3 एट ए टाइम, तो परमुटेशन बताना है टेकन 3 एट ए टाइम। तो बाय फॉर्मूला ये एनपीआर के बराबर होगा, n 9 के बराबर है और r 3 के, तो ये 9p3 हो जाएगा। और 9p3 हम जानते हैं npr या npr n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो हम 9p3 को 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर इसे हम 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अब आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में भी इस तरह के काफ़ी कैलकुलेशंस किए हैं। इसे हम पहले 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल रहेगा, और ये दोनों अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है। और अब 9 into 8 into 7 हम देख सकते हैं जो जस्ट पिछले मेथड में हमें मिला था 504, उसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, यानी अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो ऐसा 4 डिजिट नंबर कितना है। तो हमें यहाँ पर हम 0 to 9 कोई भी डिजिट चुन सकते हैं किसी भी प्लेस के लिए, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगेन नो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अब अगर हम अगेन इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही बढ़ते हैं। 4 डिजिट नंबर है और हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है जिसमें हम इस गिवन कंडीशन में 4 डिजिट नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस है
यानी ये 1000 प्लेस या हम कह सकते हैं फर्स्ट प्लेस, इसे फिल करने के लिए ऐसा पहले हम देख सकते हैं कि 0 to 9 10 डिजिट है तो 10 वेज है, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। यानी अगर हम 0 को चूज कर लेते हैं, यहाँ पर 10 डिजिट में से 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट है, लेकिन अगर हम 0 को चूज कर लेते हैं तो फिर ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट डिजिट 0 है तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट के लिए, यानी ये जो फर्स्ट डिजिट है सबसे राइट हैंड साइड डिजिट, उसे हम सबसे लेफ्ट हैंड साइड डिजिट, उसे हम 0 नहीं ले सकते। तो फर्स्ट डिजिट को चूज करने के लिए हमारे पास 9 वेज है। और अब हम सेकंड डिजिट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब 0 to 9 में हम कोई एक डिजिट यहाँ चूज कर चुके हैं, 1 to 9 में चूज किया है, 0 नहीं चूज किया है। तो अब 0 बचा हुआ है और 1 to 9 में से कोई एक डिजिट से हम इसे फिल कर चुके हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हमारे पास 8 और डिजिट बचा है। तो 0 एक डिजिट हुआ और 8 यानी 9 डिजिट, अगेन हमारे पास 9 डिजिट अवेलेबल है इस बॉक्स को भी फिल करने के लिए। तो इस बॉक्स को फिल करने का भी हमारे पास 9 वेज है। अब थर्ड बॉक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स को छोड़ के बाकी सभी में हम 0 फिल कर सकते हैं। तो अब 0 to 9 10 डिजिट्स था, 10 में से एक यहाँ और एक हम यहाँ फिल कर चुके हैं। तो अब हमारे पास 8 डिजिट बचा है, तो इसे हम 8 वेज में फिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह अब इसे हमें फिल करना है, तो हमारे पास 7 डिजिट बचा है और इसे हम 7 वेज में फिल कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है जिसमें हम 4 डिजिट नंबर चूज कर सकते हैं सच दैट नो डिजिट इज रिपीटेड, वो हो जाएगा 9 into 9 into 8 into 7 के बराबर। हम देख सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 504 into 9 यानी 4536 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7। तो जो डिजिट्स हमारे पास हैं वो हैं 1 2 3 4 6 और 7, और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन। तो एक और क्वेश्चन आया था, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स बताना था हमें, लेकिन वहां रिपीटेशन अलाउ था। तो उसमें हमने किसी भी ऑर्डर में, मतलब जैसे अगर 3 डिजिट नंबर है तो पहले हमने ये देख लिया था कि इसको कितना वेज में फिल कर सकते हैं, फिर इसको कितने वेज में फिल कर सकते हैं, और जो लास्ट है उसको कितने वेज में फिल कर सकते हैं, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन जब रिपीटेशन नहीं है तो अगर हम इस दोनों डिजिट को कितने वेज में फिल कर सकते हैं ये अगर पहले देख लेंगे तो फिर हमें पता नहीं रहेगा कि इसमें इवन नंबर फिल हुआ है या नहीं, तो फिर वहां पर दिक्कत होगी। तो इस केस में जब रिपीटेशन नहीं है तो हम पहले यूनिट प्लेस को, यानी पहले यूनिट प्लेस को फिल करने का नंबर ऑफ वेज देखेंगे, उसके बाद बाकी दोनों प्लेस पर देखेंगे कि कितना वेज है जिसमें हम इन दोनों डिजिट को फिल कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 6 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट 2 4 और 6 अगर हम चूज करते हैं तो नंबर इवन होगा। तो यूनिट प्लेस को फिल करने का 3 तरीका है, और अब हमें देखना है कि हमारे पास कितना नंबर ऑफ वेज है इस दोनों प्लेस को फिल करने का। तो रिपीटेशन नहीं अलाउ है और हम इन तीनों में से या इन 6 में से कोई एक डिजिट यहाँ फिल कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट बचता है वो 5 है। तो इस डिजिट को, यानी 10th डिजिट को फिल करने का नंबर ऑफ वेज 5 है। और अब एक और डिजिट कम हो गया, तो अब इस डिजिट को फर्स्ट प्लेस पर डिजिट फिल करने का नंबर ऑफ वेज हमारे पास 4 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स है जो इन डिजिट से बन सकता है वो हो जाएगा 4 into 5 into 3 यानी 60 के बराबर। और एक बात आपको समझना होगी, अगर इस केस में हम पहले इस डिजिट को फिल करते थे तो हमारे पास आ जाता 6 वेज, और फिर इस डिजिट को फिल करते तो 5, और फिर अगर इसे 3 करते तो वो 6 into 5 into 3, तो वो आंसर गलत होता, क्योंकि जो हम पहले अगर यहाँ कुछ डिजिट फिल कर रहे हैं और इसमें फिर कुछ डिजिट फिल कर दे रहे हैं इस दोनों में, तो हो सकता है उस दोनों में कोई डिजिट इवन भी हो, यानी 2 4 या 6 में से कोई डिजिट हो। तो अगर इस तीनों में से कोई 2 डिजिट या कोई एक डिजिट हम यहाँ भर दिए तो अब हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ वेज 3 नहीं बचता है, 3 से कम बचेगा, क्योंकि इन तीनों में से 1 या 2 डिजिट हम इस बॉक्स में भर चुके हैं। तो इस वजह से ये अप्रोच गलत होगा। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है और इवन या ऑड बताना है तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को फिल करने का नंबर ऑफ वेज देखते हैं, उसके बाद किसी भी ऑर्डर में बाकी डिजिट्स के लिए बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बताना है दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 और 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो 4 डिजिट नंबर बताना है
हमें 4 डिजिट नंबर बताना है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। और फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें बताना है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर ध्यान देते हैं कि हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फ्रॉम दिस डिजिट्स इफ नो डिजिट इज रिपीटेड और नो रिपीटेशन इज अलाउड। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई ऑड या इवन का चक्कर नहीं है फर्स्ट पार्ट में एटलीस्ट। तो हम किसी भी ऑर्डर से शुरू कर सकते हैं, यानी फर्स्ट प्लेस से भी शुरू कर सकते हैं या वंस प्लेस से भी शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने का कितना तरीका हमारे पास 5 डिजिट है और उसमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। तो इसको फिल करने का 5 वेज। अब कोई एक डिजिट हम यहाँ फिल कर चुके हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो सेकंड डिजिट को, नेक्स्ट डिजिट को फिल करने का हमारे पास 4 वेज है। और इसी तरह अगर हम प्रोसीड करते जाएंगे तो इसको फिल करने का 3 वेज है और फिर इसको फिल करने का हमारे पास 2 वेज है। और अगर अब हम टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स पूछें जो इस डिजिट से 1 2 3 4 5 से बन सकते हैं, तो वो हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 यानी 20 × 6 120 के बराबर। और अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। तो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, एटलीस्ट इस पार्ट में हम लोग 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि इवन नंबर देखना हो तो पहले हम लोग इस डिजिट को फिल करते हैं और उसके बाद रिमेनिंग डिजिट्स को फिल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि टोटल कितने वेज हुए जिसमें हम इस तरह के नंबर बना सकते हैं। तो पहले वो अप्रोच देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड के मेथड में, अल्टरनेटिव मेथड में हम इंट्यूशन से समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास 5 में 2 इवन नंबर है 2 और 4, जिसको अगर हम वंस प्लेस पे डालें तो जो 4 डिजिट नंबर होगा वो इवन हो जाएगा। तो इसको फिल करने का, इस डिजिट को फिल करने का हमारे पास 2 तरीका है, 2 वेज है। और अब हमारे पास 4 डिजिट रिमेनिंग बच जाएगा। इस दोनों में से किसी एक डिजिट से हम इस वंस डिजिट को फिल कर चुके हैं, तो अब इस डिजिट को फिल करने का हमारे पास 4 तरीका है। क्योंकि कोई एक डिजिट हम यहाँ फिल कर चुके हैं तो अब रिमेनिंग हमारे पास 4 तरीका बचा। और अब कोई 2 डिजिट अगर हम इन दोनों बॉक्स में फिल कर चुके हैं तो रिमेनिंग 3 डिजिट बचा, तो इसको फिल करने का 3 तरीका। और इसी तरह से अगर हम प्रोसीड करें तो इसे अब फिल करने का 2 तरीका बचा, क्योंकि अब सिर्फ कोई 2 डिजिट हमारे पास बचा है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हुआ या टोटल नंबर ऑफ इवन 4 डिजिट नंबर हुआ जो इन 5 डिजिट से बनेगा वो हो गया 2 × 3 × 4 × 2। आप देख सकते हैं 6 × 8 48 के बराबर है। या अब हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारे पास 5 डिजिट था, 1 2 3 4 और 5, और इसमें हमारे पास जितना भी नंबर बन रहा है टोटल 4 डिजिट नंबर, बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी भी नंबर से एंड कर सकता है। उसमें से कुछ 1 से एंड कर रहा होगा, कुछ 2 से, कुछ 3 से, कुछ 4 से और कुछ 5 से। और किसी भी नंबर को प्रायोरिटी नहीं है, तो सभी डिजिट से एंड करने वाला नंबर एग्जैक्टली बराबर होगा। यानी एग्जैक्टली 1/5 ऑफ द टोटल नंबर 1 से एंड कर रहा होगा, 1/5 2 से एंड कर रहा होगा, 1/5 3 से एंड कर रहा होगा, 1/5 4 से और 1/5 5 से एंड कर रहा होगा। तो ये आप थोड़ा सा इंट्यूशन अगर देखें तो समझ सकते हैं कि कोई भी अगर हम टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट निकाल रहे हैं नंबर 5 डिजिट में से, तो बिल्कुल बराबर प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी डिजिट से ये नंबर एंड कर रहा हो। और जब हम टोटल नंबर ऑफ वैसे नंबर उठाएंगे तो उसमें से एग्जैक्टली बराबर नंबर हर एक डिजिट से एंड कर रहा होगा। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ इवन डिजिट है या जिस डिजिट से एंड करने पर नंबर इवन हो जाएगा वो 2 है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर वो 2/5 इंटू टोटल नंबर हो जाएगा। और टोटल नंबर हमने देखा था 123। हम देख सकते हैं कि ये 48 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको ये अप्रोच अभी भी क्लियर नहीं है तो आप इससे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा इजी है और यहाँ पर हमें अगेन सारे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, देयर आर 8 पर्सन्स इन टोटल। और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम उसमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज कर सकते हैं। और कोई सेम आदमी दोनों पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, यानी 2 लोगों को चुनना है जिसमें से एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम चेयरमैन कितने नंबर ऑफ वेज से चुन सकते हैं। तो अगर 8 आदमी है और हमें एक चेयरमैन चुनना है तो 8 में से हम किसी को चुन सकते हैं।
तो चेयरमैन चुनने का 8 तरीका हो गया। अब वो सेम आदमी जो चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, क्योंकि कोई एक आदमी दोनों पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। तो हमारे पास 7 लोग बचे, तो वाइस चेयरमैन भी हम उन 7 में से किसी को चुन सकते हैं। तो वाइस चेयरमैन चुनने का 7 तरीका हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन दोनों पोजीशन पे लोगों को चुनेगा वो 8 × 7 = 56 हो गया। या अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमें 8 पर्सन्स में से 2 का परम्यूटेशन लेना है एट ए टाइम, या फिर हम जस्ट 8p2 लिख सकते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में परेशानी हो रही है तो परम्यूटेशन हम कब लेते हैं? सबसे पहले कि अगर हम 8 लोग हैं तो 8 में से अगर हमें जस्ट 2 लोगों को चुनना हो तो वो 8c2 वेज होता है, नंबर ऑफ वेज। और अगेन उन दोनों को आइडेंटिकल वे में, जैसे अगर हमने 2 लोगों को चुना, पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2, तो इसमें से या 1 भी चेयरमैन बन सकता है और ये वाइस चेयरमैन, या फिर 1 वाइस चेयरमैन बन सकता है और सेकंड वाला चेयरमैन। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच भी आपस में अलग अलग परम्यूटेशन है, तो उस केस में हम कम्बिनेशन ना लेके परम्यूटेशन लेते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि 8c2 जो हमने कम्बिनेशन लिया 8 में से 2 लोगों का, 8 में से किसी भी 2 लोगों को चुना तो 8c2 वेज, और अगेन उन लोगों को उस पोजीशंस पर हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं या रीअरेंज कर सकते हैं। तो 8c2 × 2 ये भी 8p2 के बराबर ही होता है, या फिर इसे हम 28 × 2 56 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में n-1 p3 = n p4 ये 1:9 के बराबर है, तो हमें n की वैल्यू बताना है। तो अब ये जो साइन है NPR, NCR या इस तरह के साइन से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप पूरी तरह कंफर्टेबल होने चाहिए यूज से। यानी अगर NPR है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल, और अगर NCR है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। तो अब पहले हम इसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो हम लिख सकते हैं n जो स्टेटमेंट है ये n-1 p3 डिवाइडेड बाई np4 = 1/9। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और ये फ्रैक्शन से छुटकारा पाए तो ये हो जाएगा 9 × n-1 p3 = np4। और अब हम 9n-1 p3 को लिख सकते हैं 9n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर NPR तो हम जानते हैं, अगर यहाँ पे जो टर्म है ये n, अगर हम इसे अज्यूम कर लेते हैं, n-1 से कंफ्यूजन हो रहा है, अगर हम इसे k अज्यूम कर लेते हैं तो KPR k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k - r फैक्टोरियल, यानी n-1 - 3 फैक्टोरियल। और ये टर्म जो यहाँ पर है NP4, तो r यहाँ पर 4 है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - 4 फैक्टोरियल। और अब अगर हम एक बात नोटिस करें तो देख सकते हैं कि ये n-1 - 3 यानी n-4 के बराबर है, तो दोनों साइड सेम टर्म कॉमन है, यानी n-4 का फैक्टोरियल दोनों साइड कॉमन है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। और अब अगर हम n-1 फैक्टोरियल को इधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं 9 = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को हम n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो फिर अगर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसे हम n × n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को, और डिनोमिनेटर में n-1 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों टर्म कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास आंसर है, हमें n का वैल्यू निकालना था तो वो हमें मिल गया, n = 9 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है और दोनों पार्ट में हमें r की वैल्यू बताना है, जहाँ पे NPR से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास और उसके मदद से हमें r की वैल्यू बताना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं, उसमें 5PR ये बराबर है 2 × 6PR - 1 के। तो हम यहाँ पर जस्ट NPR के फॉर्मूला का यूज करेंगे, जानते हैं NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल के बराबर हो जाता है, 5 - r फैक्टोरियल, और ये पार्ट हो जाएगा 2 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - r - 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 6 - r - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसे अगर हम जरा सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं ये 6 - r + 1 है, यानी 7 - r फैक्टोरियल, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 - r फैक्टोरियल।
और अब अगर हम 5 फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में इधर ले आए और 7 माइनस आर फैक्टोरियल को इधर ट्रांसपोज करें तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। अब 7 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल को हम 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर माइनस 1 यानी 6 माइनस आर, और ऐसे ही अगर हम इसे 5 माइनस आर का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 7 माइनस आर को जैसे हम n को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उसी तरह 7 माइनस आर फैक्टोरियल को 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है। और ये बराबर है 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। हम 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है। तो अब हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इधर कॉमन है तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली इधर 5 फैक्टोरियल कॉमन है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगा हम देख सकते हैं आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर है, तो अब अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 46 माइनस 6 आर माइनस 7 आर यानी माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जिस तरह भी कंफर्टेबल है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखें हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और या फिर आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन हो जाएगा आर माइनस 10 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो आर के इस क्वाड्रेटिक से हमें दो वैल्यू मिली, लेकिन हम जानते हैं कि 5 पी आर या एन पी आर है तो उसका एक कंडीशन होता है कि n हमेशा r से बड़ा रहेगा या फिर बराबर भी हो सकता है। तो अगर हम r की वैल्यू को 10 ले लें तो 5p10 पॉसिबल ही नहीं है, अनडिफाइंड है, तो r की वैल्यू सिर्फ 3 होगी। अब हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन बस सेम है, हमें r की वैल्यू निकालना है, जस्ट एक्सप्रेशन डिफरेंट है, यानी वहां पर जो एक्सप्रेशन था उससे कुछ डिफरेंस है। 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। हम देख सकते हैं पिछले पार्ट में 2 इंटू 6pr माइनस 1 था, यहाँ पर 6pr माइनस 1 है। तो अगेन अगर हम इसे एक्सपेंड करें और जस्ट जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया था एग्जैक्ट उसी तरह से अप्रोच करेंगे, जस्ट लास्ट में जो क्वाड्रेटिक आएगा उसमें तो कुछ डिफरेंस आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और इसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस आर माइनस 1 यानी जो हमारे पास पहले आया था 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अगेन जो LHS है वो एग्जैक्ट सेम आएगा पिछले पार्ट की तरह, जस्ट RHS में कुछ डिफरेंस आएगा। तो जो LHS था पिछले बार हम देख सकते हैं 7 अगर हम इसे इधर ट्रांसफॉर्म कर दें और 5 फैक्टोरियल को इधर कर दें, आर वाले टर्म्स को एक साइड कर लें जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो वो हम जानते हैं 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर के बराबर हो जाएगा, और ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक हम देख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 6 के बराबर है, या फिर आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अब आप या तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करके माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक में रूट्स निकाल सकते हैं। ऐसे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं जो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये फैक्टराइजेशन है, r माइनस आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 4 और 9, लेकिन हम जानते हैं r की वैल्यू 9 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो कंडीशन है उसमें सिर्फ r 4 फिट बैठता है, तो r इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन इसमें हम देख सकते हैं कि इसका सभी 8 लेटर डिस्टिंक्ट है, सभी 8 लेटर डिस्टिंक्ट है, और हमें बताना है कि
अगर इसके सभी लेटर को यूज करते हुए अगर हम वर्ड बनाएं यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी कोई किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो हम टोटल ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं। तो एक तरीका देखने का कि हमारे पास 8 लेटर है, 8 डिस्टिंक्ट लेटर है, तो हम उसे टोटल कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो 8 लेटर है और 8 डिस्टिंक्ट है, तो हम 8 फैक्टोरियल वे में उसे अरेंज कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वर्ड्स होगा जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो 8 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, जो हम जानते हैं 40320 के बराबर हो जाए। या फिर हमें एक तरह से अगर परमुटेशन के डिफिनेशन से देखें एनपीआर के, तो हमें 8 डिस्टिंक्ट लेटर है और हमें परमुटेशन बताना है, टेकन ऑल 8 एट ए टाइम, तो हम जस्ट 8p8 लिख सकते हैं। और हम बाय डेफिनेशन जानते हैं एनपीआर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, यानी 8 माइनस 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। और हम जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 है या 8 फैक्टोरियल के बराबर है, जो अगेन 40320 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वर्ड है, वो है मंडे। और अब इस वर्ड को लेकर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है नहीं, तो हम देख सकते हैं 6 लेटर से बना है वर्ड मंडे और सभी 6 लेटर डिस्टिंक्ट है। और उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बताना है कि हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी मेड इफ नो लेटर इज रिपीटेड और 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो हमें 4 लेटर वर्ड बताना है फ्रॉम गिवन 6 लेटर्स ऑफ द वर्ड। या हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, हमारे पास जस्ट 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं MON D और A और Y, और टेकन 4 एट ए टाइम हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है और नो लेटर इज रिपीटेड। तो हम जानते हैं हमें जस्ट 4 लेटर का परम्यूटेशन बताना है टेकन फ्रॉम 6 लेटर के सेट से, तो हम जानते हैं ये 6p4 के बराबर हो जाएगा। या फिर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 यानी 2 फैक्टोरियल, तो ये आप इवेल्युएट कर सकते हैं, ये 360 के बराबर हो जाता है। और अब जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो ये क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, जहां पर हमारे पास टोटल 8 लेटर्स था और टोटल नंबर ऑफ वर्ड बताना था टेकन ऑल 8 एट ए टाइम। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ लेटर्स 8 के बदले 6 है, हम जस्ट 6p6 लिख सकते हैं। और ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 के बराबर हो जाएगा। और अब जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल। तो ये ए बिट ट्रिकी है, तो कि सभी लेटर यूज हो रहा है लेकिन जो फर्स्ट लेटर है जिससे वो स्टार्ट हो रहा है वो वॉवेल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस 6 लेटर में एक M है, एक O है, एक N है, एक D है, एक A है और एक Y है। इसमें हम पहले ये देखेंगे कि इसमें वॉवेल कितना है, तो हम देख सकते हैं A एक वॉवेल है और दूसरा वॉवेल O है। तो जो 720 वर्ड है और 6 लेटर है, तो एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ ये अप्रोच हम एक पिछले क्वेश्चन में भी अपना चुके हैं, अगर आपको याद हो तो एक नंबर का क्वेश्चन था, तो कि 6 लेटर है और हमारे पास टोटल 720 वर्ड है, तो एग्जैक्ट इक्वल नंबर ऑफ वर्ड होगा हर एक लेटर से स्टार्ट होने वाला। यानी 6 लेटर है तो हर एक लेटर से 720/6 120 वर्ड स्टार्ट होगा, क्योंकि जब हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ले रहे हैं तो ये कोई भी लेटर फर्स्ट पोजीशन पे इक्वल बार आएगा किसी से भी अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो किसी भी एक लेटर से स्टार्ट होने वाला टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 720/6 है और टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 है, तो टोटल जो वॉवेल से स्टार्ट होगा वो 720/6 इंटू 2 के बराबर है। हम देख सकते हैं ये 240 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बताना है कि इन हाउ मेनी वेज इन डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। सबसे पहले हम मिसिसिपी में देख लेते हैं कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। तो ये जो वर्ड है पहले मिसिसिपी, तो हमें अगर कोई भी वर्ड दिया रहे और उसके बाद पूछा रहे कि उसके लेटर से डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन कितना बनेगा गिवन कंडीशन में, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस वर्ड में लेटर्स कैसे अरेंज है, क्योंकि हमें जस्ट ये पूछा जा रहा है कि इस वर्ड के लेटर्स से क्या परम्यूटेशन बनता है। तो हमें जस्ट ये नोटिस करना है कि उस वर्ड में कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। हम देख सकते हैं M 1M है, I 4 बार आ रहा है, 4I, SB 4 बार आ रहा है, 4S, 4I, 4S और 2P। तो 11 लेटर का ये वर्ड है, 1M, 4I, 4S और 2P। और जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इन विच 4 I's
डू नॉट कम टुगेदर, नॉट टुगेदर। तो सबसे पहले हम इस वर्ड से टोटल नंबर ऑफ इस डिस्टिंक्ट लेटर सेट से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं टोटल, वो हम बता सकते हैं। और उसके बाद ये निकाल लेंगे कि इसमें से इस गिवन जितने टोटल वर्ड बनेंगे उनमें से कितने में जो 4i है वो टुगेदर आ रहा है। तो 4i अगर एक साथ आ रहा है तो हम उसे एक लेटर की तरह ट्रीट कर लेंगे, जो अभी हम देखेंगे कि उसे हम किस तरह टुगेदर वर्ड्स निकालने के लिए किस तरह अप्रोच करते हैं। तो 4i को अगर हम टुगेदर जितनी बार आ रहा है अगर उस वर्ड को निकाल लें और उसे टोटल में से माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा नॉट टुगेदर जो हमें चाहिए। टोटल हम निकाल लेंगे कि इस गिवन लेटर सेट से टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं और उसमें से कितने में 4i टुगेदर साथ आ रहा है। तो जो जिसमें साथ नहीं आ रहा है वो वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस लेटर सेट से कितने वर्ड बन सकते हैं ये देखते हैं। तो हम जानते हैं कि 11 लेटर्स है, लेकिन एक लेटर 4 बार, 2 लेटर 4 बार और एक लेटर 2 बार आ रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है वो हम जानते हैं 11 फैक्टोरियल। 11 लेटर्स हैं तो 11 फैक्टोरियल। लेकिन जब रिपीट होता है तो जो फॉर्मूला है परम्यूटेशंस का कि अगर एक लेटर n टाइम रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल हो जाता है। तो i 4 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। अगेन s 4 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। और p 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और हम देख सकते हैं अगर हम 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करें भी या ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जस्ट 1 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। हम देख सकते हैं ये टोटल, या अभी इसे हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। इससे पहले हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3465। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं कैलकुलेशन पार्ट में ज़्यादा नहीं जा रहा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं जिसमें 4i टुगेदर आ रहा है। तो अब इस 4i को हम जस्ट कोई एक लेटर मान लेंगे क्योंकि जो भी वर्ड हम बना रहे हैं उसमें 4i एक साथ आ रहा है। तो इसका मतलब हम उस 4i को एक लेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम जस्ट 1m लिख लेंगे और 4i कोई एक लेटर 1l ही लिख लेते हैं कि ये एक लेटर है। फिर 4s है हमारे पास, फिर 2p है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने लेटर हो गए 4 2 6 1 7 और 1 8। तो अब जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये दोनों एक एक बार आ रहा है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। s 4 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और p 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये बराबर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 840 के। तो हमने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लिया जिसमें 4i टुगेदर आ रहा है वो निकाल लिया। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जिसमें 4i साथ में नहीं आ रहा है वो टोटल माइनस टुगेदर वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं 33810 के बराबर। तो इसमें जो हमने काम किया वो कुछ बिट ट्रिकी है लेकिन समझा जा सकता है कि जैसे हम 4i को एक साथ लाना है, जैसे कोई भी वर्ड है m और 4i एक साथ आ रहा है, फिर s p p या s इस तरह से। तो अगर 4i को एक साथ आना है तो हम उसे एज ए लेटर ट्रीट कर सकते हैं और उस तरह से फिर हम उसे एक लेटर मान के और जो फॉर्मूला है उसे वहां पर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कि कितने इस गिवन लेटर से कितने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें 4i साथ नहीं आएगा वो हमने कैलकुलेट किया, 33810 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जिस वर्ड का हमें परम्यूटेशंस देखना है वो वर्ड भी परम्यूटेशंस ही है। तो पहले हम इस वर्ड को लिख लेते हैं और उसके लेटर्स को देख लेते हैं, यानी कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। तो P एक बार है, E भी एक बार है, यहाँ पर सिर्फ T 2 बार आ रहा है, बाकी सभी लेटर इसमें टोटल 12 लेटर का ये वर्ड है। तो एग्जैक्ट किस कॉम्बिनेशन से वर्ड में है, अगर उस लेटर से वर्ड पूछा है तो हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट जो लेटर्स है वो मैटर करता है कि उस वर्ड में कितने लेटर्स हैं और कितनी बार रिपीट हुए हैं। ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो लेटर किस अरेंजमेंट में है, किस परम्यूटेशंस में। तो M 1 बार, U भी हम देख सकते हैं एक बार है, T 2 बार रिपीट हुआ है, A भी एक बार है, I एक बार है, O एक बार आया है और N और S भी एक एक बार रिपीट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें पांचों वॉवेल शायद मौजूद हैं, 5 A E I O U सभी वॉवेल इस परम्यूटेशंस वर्ड में एक एक बार आया है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर विथ स्टार्टिंग विथ P एंड एंडिंग विथ S।
यानी ये जो सबसे पहले हम 12 बॉक्स से सजा लेते हैं, ये 12 लेटर का वर्ड है। तो मान लेते हैं यहाँ पर बीच में ये पूरा 12 है और यहाँ पर लास्ट बॉक्स है, ये लास्ट बॉक्स है। तो स्टार्टिंग विथ पी, तो इसे फिल कर रहे हैं हम पी से और एंड कर रहे हैं एस से। तो अब स्टार्टिंग पी से स्टार्ट करने का सिर्फ एक वे है कि हम फर्स्ट बॉक्स को पी से फिल कर दें, और एंडिंग विथ एस तो लास्ट बॉक्स को हम एस से फिल कर दें। तो जस्ट वन वे है। और अब जो हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स बचता है वो है ई आर टी। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो बचता है वो 10 है, और हमारे पास जो नंबर्स फिल करना है वो भी 10 है। तो उसे फिल करने का नंबर ऑफ वेज हम जानते हैं 10p, 10 के बराबर, या फिर हम 10 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई। लेकिन यहाँ पर डिवाइड होगा क्योंकि एक लेटर टी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो एक लेटर टी अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम नंबर ऑफ वेज जिसमें वो अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, हम जानते हैं, उसे हम डिवाइड कर देते हैं उतने नंबर से। तो डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। इसके अलावा और कोई लेटर नहीं है, बाकी लेटर सब सिर्फ एक एक बार आया है। तो और कोई लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पर हम किसी और चीज से डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल के। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये बराबर हो जाएगा 720 इंटू 2520 के। ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 10 इंटू 8 इंटू 9, सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू 3, क्योंकि 2 फैक्टोरियल फिर डिवाइड हो जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 यानी 720, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 2520। तो ये बराबर हो जाएगा 1814400 के। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है अगर ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। तो हम देख सकते हैं जो पांचों वोवेल है ए ई आई ओ यू, पांचों एक एक बार आया है इस वर्ड में, परम्यूटेशंस में, या इस लेटर्स जिसके अरेंजमेंट से हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है, उसमें पांचों वोवेल एक बार है। तो अगर सारे वोवेल एक साथ हैं तो फिर कितना अरेंजमेंट होगा। तो हम जो अप्रोच पहले यूज करते थे, यानी इस पांचों वोवेल को एक लेटर एज्यूम कर लेंगे। तो अब बचा 7 लेटर, और 7 लेटर प्लस ये वोवेल, तो टोटल लेटर्स 8 हो गया, और साथ में टी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर पिछले क्वेश्चन सब में भी हमने देखा है कि अगर 2 या 3 लेटर्स को एक पूछा जाए कि अगर वो एक साथ है तब कितना अरेंजमेंट होगा, तो हम दोनों या तीनों लेटर को एक साथ मान लेते थे। उसी तरह हम इस 5 वोवेल को जस्ट एक बार एक साथ एक लेटर एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें एक साथ रखना है। तो हमने एक एज्यूम कर लिया, अब बचे 7 लेटर्स जिसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 7 प्लस एक ये वोवेल एक लेटर से हम वी से डिनोट कर देते हैं, तो वी और बचा 7 लेटर, तो 7 एक 8 लेटर, तो 8 फैक्टोरियल वेज में उसे हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन वो डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि टी 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 2 बार आ रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है। और अब इस 5 वोवेल जिसे हमने एक साथ किया ए ई आई ओ यू, वो आपस में 5 वोवेल है, तो वो आपस में 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा तो 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये बराबर आ जाएगा 2419200 के। और अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में यानी थर्ड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है अरेंजमेंट का इन लेटर्स का अगर पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं। तो अब ये थोड़ा ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट प्लेस है, सेकंड है, थर्ड है, 4 5 12 लेटर्स हैं टोटल, इसे थोड़ा समझना होगा, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 12। तो अगर हम फर्स्ट लेटर हम यहाँ पी फिल करते हैं तो 1 2 3 4 ऑलवेज पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं, ऐसा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताना है। पहले पी यहाँ हो सकता है, फिर एस यहाँ, फिर अगर पी यहाँ आ गया तो अब एस अगेन यहाँ चला जाएगा, फिर अगर पी यहाँ आया तो एस यहाँ आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं जब एस यहाँ आएगा तो पी इससे 4 पीछे, सॉरी 1 2 3 4, यानी पी यहाँ होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस तरह से पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वेज है जिसमें पी और एस अरेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पी और एस के बीच में 4 लेटर्स है, एस और पी के भी बीच में 4 लेटर्स हो सकता है, तो पी के बदले यहाँ पर एस भी हो सकता है और एस की जगह पर पी भी हो सकता है। तो 7 इंटू 2 यानी ऐसा 14 अरेंजमेंट पॉसिबल है। और अब पी और एस को अगर हमने इस तरह से, तो पी और एस को हमने देखा कि हम 14 वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास बचा वो 10 बॉक्स है फिल करना, 12 बॉक्स में से 2 बॉक्स हमने पी और एस से फिल कर दिया इन नंबर ऑफ वेज, यानी 14 वेज है जिसमें हम पी और एस अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन पी और एस से 2 बॉक्स को फिल कर सकते हैं। अब 10 बॉक्स हमारे पास बचा और हमारे पास 10 लेटर है,
जिसमें से एक लेटर टी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ वेज जिसमें हम 10 बॉक्स को उन 10 लेटर से फिल कर सकते हैं वो 10 फैक्टोरियल होता अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन टी 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और पी और एस को अरेंज करने का 14 वेज, तो नंबर ऑफ वेज टोटल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 14, यानी जो फर्स्ट पार्ट में हमें जो आंसर मिला था उसे जस्ट हमें 14 से, फर्स्ट पार्ट में 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल उसे हमें 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 181,440 इंटू 14। आप चेक कर सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 25401,600 के।